Hello guys, warm welcome to our beautiful channel Innovate Career with Aditya and welcome back to my class again. How are you? First of all, I will ask you कैसे हैं आप लोग? तो I hope all are fit and fine. तो this is my second lecture of ब्रह्मास्त्र series and in this video we will discuss about motion chapter. Okay? तो आज अपन डीप वे में motion chapter के अंदर एंट्री मारने वाले हैं. इससे प्रीवियस लेक्चर में अपन ने बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स की कि फिजिक्स क्या होती है और उससे अटैच्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात अपन ने कर ली थी, है ना. यूनिट्स के बारे में बात कर ली थी कि यूनिट्स क्या होती हैं. साथ ही साथ हमने ये देखा था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ के कितने टाइप्स होते हैं, है ना, और उन टाइप्स को भी अपन ने डिस्कस किया था. दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ फिजिक्स, है ना. विदाउट बेसिक पार्ट वी विल नॉट अंडरस्टैंड द चैप्टर. ओके, हम लोग अपने चैप्टर के बारे में नहीं समझ सकते हैं जब तक मुझे बेसिक पार्ट क्लियर नहीं होगा मेरे भाई. इस वजह से मैंने बेसिक पार्ट बताया था क्योंकि अपन बात कर रहे हैं अपने फाउंडेशन की, है ना. तो अपन जब भी फाउंडेशन की बात करेंगे तो हमें हमेशा हमारी जो नींव है उसे हमें मजबूत रखना होगा, है ना. तो अपने नींव को मजबूत करने के लिए हमने बेसिक पोर्शन बताया था. तो अगर जिस भी बच्चे ने हमारे उस प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप हमारी प्रीवियस वीडियो को वॉच कर सकते हैं. ओके, अगर आप इसे कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप इसे कंटिन्यू रख सकते हैं. एंड आफ्टर दैट यू विल हैव टू वॉच दिस वीडियो. आपको वह वीडियो वॉच करनी पड़ेगी अगर आप फर्स्ट टाइम मोशन चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है. अगर आपको बेसिक क्लियर है देन वेल एंड गुड, ठीक है. फिर भी आप अगर एक बार उस वीडियो को देखते हो तो आपको और बेसिक आइडिया हो जाएगा क्योंकि आप किसी भी चैप्टर का जब आपको बेसिक क्लियर होता है ना मेरे भाई तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे हम बात कर पाते हैं उसके बारे में. ओके, बात समझ में आती है. तो डीप में हम लोग बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं अपने प्यारे से चैप्टर जिसका नाम है मोशन. तो यहाँ पर देखिए हमारा आज का एजेंडा क्या रहने वाला है, अपन आज क्या पढ़ने वाले हैं. तो आज अपन पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ मोशन की. मोशन की डेफिनेशन क्या है मेरे भाई, आखिर मोशन होता क्या है, क्यों हम मोशन को पढ़ते हैं, है ना. क्या है मोशन की डेफिनेशन आखिर मुझे समझ नहीं है तो भाई आज हम समझाएंगे इसको. फिर हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ रेस्ट एंड मोशन, मतलब कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो उसकी क्या पोजीशन हो सकती है, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसकी क्या पोजीशन हो सकती है. बात समझ में आती है. फिर अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में. देन अपन एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे ओरिजिन. ओरिजिन क्या होता है इसके बारे में समझ लेंगे. देन अपन बात करेंगे दो फिजिकल क्वांटिटीज़ आज अपन पढ़ने वाले हैं. एक तो है हमारी डिस्टेंस, दूसरी है हमारी डिस्प्लेसमेंट, और दोनों अपोजिट क्वांटिटी है. एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड एक स्केलर क्वांटिटी है. तो दोनों क्वांटिटीज़ को आज अपन पढ़ेंगे. फिर दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो अपन जानेंगे, ठीक है. जैसा कि मैंने फर्स्ट डिफरेंस आपको अभी बता दिया कि एक वेक्टर क्वांटिटी है इसमें से और एक स्केलर क्वांटिटी है. अब इसमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है एंड कौन सी स्केलर क्वांटिटी है इसके बारे में अपन बात करेंगे. ओके, देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट सम न्यूमेरिकल, ठीक है. इसके बाद अपन कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे. देन अपने आज के लेक्चर को विराम करेंगे. ओके, चलिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ वी टॉक अबाउट डेफिनेशन ऑफ मोशन, अगर हम अपनी डेफिनेशन ऑफ मोशन की बात करें तो क्या होता है मोशन. चलिए बात करते हैं मोशन की डेफिनेशन की. ओके, चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं. इससे पहले हमें मार्कर की ज़रूरत होगी, जो हमारा ब्लू मार्कर है. वेयर इज माई ब्लू मार्कर, यस. ओके, चलिए तो हम लोग मोशन की डेफिनेशन की अपन बात करें तो क्या होता है मोशन. तो हम बोल सकते हैं इट इज़ डिफाइंड एज the change, it is defined as the phenomena of change of position of an object, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन के चेंज होने के फिनोमिना को अपन क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं. बात समझ में आती है. चलिए अभी ये थोड़ा सा और क्लियर होगा जब अपन बात करेंगे पोजीशन ऑफ रेस्ट एंड मोशन की. तो अगर हम बात करें कि व्हेन बॉडी इज इन मोशन एंड व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट, तो अगर सबसे पहले हम बात करें कि कब हमारी बॉडी मोशन में होगी या फिर हम कब किसी बॉडी को मोशन में बोल सकते हैं, ठीक है. तो अगर हम मोशन की पोजीशन की बात करें यानी पोजीशन ऑफ मोशन की बात करें, ठीक है, पोजीशन ऑफ मोशन की अगर अपन बात करें देन वी कैन से व्हेन अ बॉडी, है ना, बॉडी चेंज इट्स पोजीशन with time with respect to its surroundings, then we can say body is in motion. क्या, यानी कि हमारे कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई भी बॉडी
अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है टाइम के साथ अपनी सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, देन वी कैन से बॉडी इज इन मोशन। तब हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो किस स्टेट में है या किस पोजीशन में है, तो हम बोल सकते हैं मोशन में, ठीक है। यानी कोई भी बॉडी अगर अपनी पोजीशन को चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, देन वी कैन से बॉडी इज इन मोशन। ओके, हमने दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया, बातें समझ में आई आपको। देन अपन बात कर लेते हैं रेस्ट पोजीशन ऑफ मोशन, ठीक है, क्या होती है रेस्ट पोजीशन मोशन की। हाँ, तो भाई आप लोग इस चीज़ को नोट भी करते जाइएगा। अगर आप लोग कॉपी पेन लेके बैठते हैं तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि खुद के नोट्स जो होते हैं वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाले हैं और यही आपका ब्रह्मास्त्र होते हैं, है ना। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और ये सारी चीज़ों को नोट करते जाइएगा। अगर आपको लगता है कि मैं अभी नहीं नोट कर पाऊँगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देन आफ्टर आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे इस चीज़ को, है ना, ज़रूर से नोट करेंगे। चलिए, तो अगर हम लोग बात करते हैं रेस्ट पोजिशन की, तो व्हेन अ बॉडी, वी कैन से, क्या कह सकते हैं हम, व्हेन अ बॉडी doesn't change its position with respect with time, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। when a body doesn't change its position with time with respect to its surrounding, with respect to its, ठीक है, to its surroundings, then it is said to be at rest, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं ब्रदर कि ये क्या होगी, जो बॉडी होगी वो रेस्ट में होगी, है ना। यानी कि कोई भी बॉडी अगर अपनी पोजीशन को नहीं चेंज कर रही है टाइम के साथ अपनी सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या बोलेंगे कि वो बॉडी की जो पोजीशन है वो रेस्ट पोजीशन है। सर कुछ फील नहीं आ रहा है, अगेन कुछ फील नहीं आ रहा है ना, तो आप हमें समझाइए विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। चलिए मैं एग्जाम्पल की हेल्प से बताता हूँ। एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि जैसे अगर हम बात करें पोजीशन ऑफ मोशन की, देन वी कैन से एग्जांपल मोशन ऑफ अ व्हीकल, ठीक है। अगर हम किसी भी व्हीकल के मोशन को देखें, ठीक है मेरे भाई, अगर हम किसी भी व्हीकल के मोशन को देखें तो वो क्या करती जाती है भाई। जब सपोज दैट हमारे पास एक कार है, वो पहले यहाँ पर थी, ठीक है, फिर टी समय के बाद वो कार यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं इस कार को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कार जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो t इज इक्वल टू 0 टाइम पे ये कार यहाँ पे थी, ठीक है, एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये कार यहाँ पे आ गई। यानी कि अगर मैं अपनी इस कार की सराउंडिंग्स की बात करूँ तो इस कार की सराउंडिंग्स में मैं खड़ा हुआ हूँ जो इस कार को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि पहले ये कार यहाँ थी, फिर ये कार यहाँ पहुँच गई, यानी कि इसने क्या किया, सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज किया। देन मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो कार है वो मोशन में है, ठीक है। और जैसे कि मैं बात करूँ कि एग्जाम्पल की रेस्ट पोजीशन की, तो रेस्ट पोजीशन में अपन क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ द टेबल लाई, ठीक है, लाई इन द रूम, ठीक है। अगर कोई भी टेबल किसी रूम में रखी हुई है, ठीक है, तो उसके वॉल के रिस्पेक्ट में ये क्या होगी, रेस्ट में होगी, क्योंकि उसकी सराउंडिंग्स में क्या होंगी, वॉल्स होंगी भाई। तो वॉल्स के रिस्पेक्ट में जो टेबल होगी जो उस रूम में रखी हुई होगी, या आपके भी रूम में जिस स्टडी टेबल पे आप पढ़ रहे होगे वो भी क्या है, रेस्ट में है मेरे भाई, क्योंकि सराउंडिंग्स में समय के साथ उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो आपको समझ में आ गई ना रेस्ट पोजीशन क्या होती है और पोजीशन मोशन क्या होती है, मतलब कब हम किसी भी बॉडी को मोशन में बोल सकते हैं एंड कब हम किसी भी बॉडी को रेस्ट में बोल सकते हैं। इट इज़ क्लियर, है ना, इज इट क्लियर टू एवरीवन। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ मोशन। ये चीज़ें आपको नोट हो गई हैं, अगर नहीं नोट हुई तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ओके, देन अपन बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की, ठीक है। चलिए, तो आपने जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, और आप लोग उसके बारे में जानते भी होंगे अच्छे से। जैसे मैं अगर कुछ मोशंस के नाम लूँ तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा ट्रांसलेटरी मोशन, है ना, रोटेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, कॉम्प्लेक्स मोशन, है ना, आपने पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स मोशन पढ़ा होगा, हाँ ठीक है। तो ये सारे आपने मोशंस क्या हुए हैं, पढ़े हुए होंगे, है ना, प्रीवियस क्लासेस में। तो अगर अपन बात करें टाइप्स ऑफ मोशन की, तो ये सारे मोशन तो आपके पास लिखे हुए होंगे, अगर नहीं भी लिखे हैं तो मैं आपको मतलब PDF प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप लिख सकते हो, है ना। अगर आपको कोई क्वेरी होगी कि ये मोशन क्या होते हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अब 9th क्लास के अंदर हम लोग इसको थोड़ा और डीप में पढ़ते हैं और मोशन को हम 2 तरीके से बाइफरगेट करते हैं। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मोशन की, अगर अपन बात करें टाइप्स ऑफ मोशन की, देन टाइप्स ऑफ मोशन में हम 9th क्लास के अंदर जो पढ़ते हैं तो हमारा जो मोशन होता है मेरे भाई वो 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है अपन का यूनिफॉर्म मोशन, बात समझ में आ रही है, और एक होता है अपन का नॉन यूनिफॉर्म मोशन,
ओके। तो क्या होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन एंड क्या होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके अलावा बहुत सारे मोशन, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ट्रांसलेटरी मोशन होता है, रेक्टिलिनियर मोशन होता है, कर्विलिनियर मोशन होता है, ट्रांसलेटरी मोशन का ही पार्ट होता है, ठीक है। रोटेटरी मोशन होता है हमारे पास। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन हमारे पास होते हैं। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ मोशन में नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म मोशंस क्या होते हैं इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। इसको नोट करिए थोड़ा सा बढ़िया से। तो ये हेडिंग आपने डाल ली मेरे भाई। चलिए यहाँ पर अब हम लोग अच्छे से डिफाइन करते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर अपन एक्सप्लेन करते हैं ना। तो अगर अपन बात करें यूनिफॉर्म मोशन की, देन वी कैन से कि व्हेन अ बॉडी मूव्स, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं मेरे भाई, है ना, बहुत अच्छे से लिखते हैं कि आपको डेफिनेशन ऐसी लिखवाऊँ ना कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। क्योंकि लैंग्वेज जितनी ज़्यादा इजी होगी आपको पढ़ने में भी उतना मजा आएगा, है ना मेरे भाई, ठीक है। एक्सप्लेनेशन का मतलब ही क्या होता है, लैंग्वेज को ईजी करना, है ना। बुक में तो ऑलरेडी कितनी भयानक भयानक सी लैंग्वेज लिखी होती है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है ना। मैं एकदम ईजी लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि व्हेन अ बॉडी, ठीक है, travels equal distance in equal interval of time is called equal interval of time, then the motion is called यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ में आती है। इसी तरीके से अगर अपन नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन की बात करें तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस, ओके, आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then we can say this type of motion is called non-uniform motion, okay, non-uniform motion। बात समझ में आई। सेकेंड पॉइंट अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड इज सेम, ओके, एंड इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड इज नॉट सेम। चलिए अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई क्या लिखा जा रहा है, तो चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहला पॉइंट आपसे ये बोल रहा है कि भाई कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन तब करेगी जब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। सर नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं समझ में आया। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना मेरे भाई, मैं हूँ किस लिए, है ना, मैं हूँ इसी वजह से भाई आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। चलिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर लेता हूँ और थोड़ा सा पोर्शन मुझे रफ करना पड़ेगा अपने एजेंडा का, है ना, जो हमारा टुडेज एजेंडा है। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ और मैं बात कर लेता हूँ कुछ एग्जांपल की। जैसे मैं सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल की अगर बात करूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई भी बॉडी अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो अपन क्या बोलेंगे कि जैसे मान लीजिए हमारी एक बॉडी है जो क्या करती है, पहले 5 सेकंड में वो 15 किलोमीटर चलती है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, यानी ए से बी में वो 15 किलोमीटर चलती है पहले 5 सेकंड में, फिर बी टू सी मतलब ये जाती है और अगले 5 सेकंड में वह अगेन 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, फिर वो अगले किसी डेस्टिनेशन पर जाती है जो डेस्टिनेशन डी है, एंड अगेन 5 सेकंड में वो 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। मतलब इसका क्या है कि हम देख रहे हैं भाई कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो इक्वल ट्रेवल की है। मतलब अगर पहले 5 सेकंड में 15 किलोमीटर तो दूसरे 5 सेकंड में भी इसने 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, थर्ड 5 सेकंड में भी इसने 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इसके कहने का मतलब क्या है कि ये जो बॉडी है ये ए से लेके डी तक पूरा यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर रही है। बात समझ में आ गई। यानी कि अगर टाइम के साथ में डिस्टेंस जो उसकी ट्रेवलिंग डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रही है, देन वी कैन से बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ में आती है। अच्छा, अब यहाँ पर हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड सेम होती है? ऐसा मैं इस वजह से बोल रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर ये बात आप अच्छे से तब समझ सकते हो जब आप स्पीड पढ़ोगे, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं भाई, बचपन में हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस
अपॉन टाइम, यही तो बोलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात बोलें तो पहले 5 सेकंड की अगर हम बात करें तो इसकी स्पीड कितनी निकल के आएगी, 15 अपॉन में 5, यानी कि यहाँ से बात करें तो 3 किलोमीटर पर सॉरी यहाँ पे किलोमीटर ना करके मीटर में करते हैं ताकि हम स्टैंडर्ड यूनिट की बात कर सकें, है ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फर्स्ट 5 सेकंड में 15 मीटर, सेकंड 5 सेकंड में अपन ने 15 मीटर अगेन, एंड थर्ड 5 सेकंड में 15 मीटर अगेन। देन वी कैन से 15 अपॉन में 5 यानी 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या हुआ है, ये कार ट्रेवल कर रही है। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है। तो हर एक पोजीशन या हर एक टाइम इंटरवल पर अगर देखें तो उसकी स्पीड क्या निकल के आ रही है, 3 मीटर पर सेकंड ही निकल के आ रही है। तो हम बोलेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन में जो स्पीड होती है वो सेम होती है। बात समझ में आती है। वैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है मेरे भाई, इतनी मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, तो अगर वीडियो में कंटेंट अच्छा लग रहा हो, है ना, आपको वीडियो में हर एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक करना मेरे भाई, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों में, है ना, क्योंकि बड़ी मेहनत से वीडियो बनानी पड़ती है ना। आपके लिए देखिए कितना ज़्यादा पसीना निकल रहा है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, है ना। चलिए बात करते हैं। तो बढ़िया से पढ़ना है मेरे भाई, है ना। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अपने रिजल्ट को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि कोई भी बॉडी अगर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, नॉट अनइक्वल, ठीक है। यहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा डेफिनेशन लिखने में क्या गलती करते हैं, वो अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लिख देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे डिस्टेंस तो अनइक्वल रहती है बट टाइम इंटरवल इक्वल रहता है। जैसे अगर मैं इसी में आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि पहले 5 सेकंड में सपोज उसने 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, अगले 5 सेकंड में उसने 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर दी, एंड अगले 5 सेकंड में उसने 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर दी। तो आप लोग देख रहे हैं कि टाइम इंटरवल तो यहाँ पर सेम है, बस डिस्टेंस सबकी क्या है, अलग अलग है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये बॉडी अब हमारी कैसी हो गई है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो गई है। और इसी वजह से हम बोलते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड हमारी सेम नहीं होती है, क्योंकि अगर हम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम रखेंगे मेरे भाई, तो देखो पहले टाइम इंटरवल के लिए अलग स्पीड निकल के आएगी, दूसरे टाइम इंटरवल के लिए अलग स्पीड निकल के आएगी जो कि 4 मीटर पर सेकंड निकल के आएगी, एंड तीसरे टाइम इंटरवल के लिए अलग स्पीड जो कि 6 मीटर पर सेकंड निकल के आएगी। तो आप देख रहे हैं कि हर एक टाइम इंटरवल के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है वो अलग है एंड स्पीड भी अलग अलग आ रही है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म मोशन आपको समझ में आ गया कि कब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल करेगी और कब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल करेगी। इट इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन। इफ इट इज क्लियर देन प्लीज नोट डाउन, ओके। देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट ओरिजिन, ठीक है। चलिए ओके ब्रदर, देन वी विल डिस्कस अबाउट ओरिजिन। एक छोटा सा टॉपिक ओरिजिन पढ़ लेते हैं, क्या होता है मेरे भाई। तो देखिए ओरिजिन को हम क्यों डिफाइन करने जा रहे हैं, क्योंकि मोशन चैप्टर में इसकी ज़रूरत है ना। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है, और उसी रेफरेंस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, तो ओरिजिन बोलते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड a reference point, okay, is called origin यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमें कोई पोजीशन बतानी है तो भाई हमें उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है ना, कि भाई किस पॉइंट से उसकी डिस्टेंस इतनी है। जैसे मैं अगर डिस्टेंस ही बताना चाहता हूँ, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मान लीजिए ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है और मैं यहाँ से इसकी डिस्टेंस बताना चाहता हूँ, मतलब इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बताना चाहता हूँ, तो इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बताने के लिए हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट भी तो होना चाहिए कि कहाँ से इसकी डिस्टेंस बतानी है, यहाँ से बतानी है कि यहाँ से बतानी है कि यहाँ से बतानी है कि यहाँ से बतानी है। तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है इसके लिए, ठीक है। उसी रेफरेंस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, जहाँ से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं। बात समझ में आ गई आपको अच्छे से। चलिए इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करके। देन वी विल डिस्कस अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट आर द फिजिकल क्वांटिटीज, जो कि हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनके बारे में बात करेंगे। दोनों अलग अलग क्वांटिटीज होती हैं, चलिए डिफाइन करते हैं दोनों को। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट डिस्टेंस, ओके। सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट डिस्टेंस। सबसे पहले अपन डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, देन डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। तो डिस्टेंस की अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम बोल सकते हैं इट इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ, या फिर टोटल की जगह अपन लिख सकते हैं एक्चुअल, है ना। इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना पाथ की एक्चुअल लेंथ को कवर किया जाता है वो उसकी क्या होती है, डिस्टेंस होती है। सपोज ये हमारा पॉइंट ए है,
यहाँ पर मान लीजिए हमारा घर है, हाउस है, और ये हमारा पॉइंट बी है, यहाँ पर मान लीजिए हमारा स्कूल है, ठीक है। अब हमें इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक जाना है, तो जो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ हमारे द्वारा या किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया जाएगा, यही एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ क्या कहलाता है, हमारा डिस्टेंस कहलाता है। बात समझ में आई आपको एकदम अच्छे तरीके से? कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, ठीक है। प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए ना भाई, इतने बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ, फील करा रहा हूँ। फील आ रहा है ना? फील आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो जल्दी से और शेयर करो अपने दोस्तों में। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्रीवियस वीडियो को जरूर से देख लेना, ठीक है। चलिए अब अगर इसकी और प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि डिस्टेंस, हमने ये तो समझ लिया सर कि जितने भी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर की गई हुई एक्चुअल लेंथ होगी वही हमारी डिस्टेंस होगी। और क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? तो अगर मैं बात करूं तो ये फिजिकल क्वांटिटी होती है, और हमने प्रीवियस लेक्चर में दो तरीके की क्वांटिटीज़ आपको पढ़ाई थी, एक वेक्टर है एक स्केलर। तो ये किस टाइप की क्वांटिटी होती है, वेक्टर या स्केलर? तो आप लोग याद रखना, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। सॉरी, यहाँ पर ये डिस्टेंस क्या होती है? इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। हम क्या बोल सकते हैं? इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है एकदम, क्योंकि डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं होती है, इसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। यहाँ पे कहीं डायरेक्शन की बात की गई है क्या? बिल्कुल भी नहीं की गई है ना, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल बात की गई है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ की। मुझे केवल लेंथ से मतलब है, मुझे डायरेक्शन से नहीं मतलब है कि किस डायरेक्शन में, लेंथ से मतलब है। तभी ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आई? अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, क्योंकि जब भी हम फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं तो उनसे अटैच्ड यूनिट की भी बात करते हैं, तो इनकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? तो स्टैंडर्ड यूनिट लेके चलेंगे जो कि होती है मीटर, और इसे हम दिखाते हैं स्मॉल m से। ये बात समझ में आ गई आपको बढ़िया तरीके से? ये था हमारा डिस्टेंस। अब नेक्स्ट हेडिंग अपन डालेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ओह नो, लाइट हैज़ गॉन। थोड़ा माफ़ी चाहूँगा भाई, लाइट का इशू हो गया था। तो अपन बात करने जा रहे थे डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। तो अगर अपन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, है ना। हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको डिफाइन करने के लिए हम बोल सकते हैं इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस, या बोल सकते हैं क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन को अपन ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, ओके, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आई मेरे भाई? क्या बोला जा रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। सर इसका भी फेल कराइए थोड़ा सा। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज दैट हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट अभी ओरिजिन ओ पे रखा हुआ है। अब ये क्या करता है? यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट करता है और यहाँ 3 मीटर की डिस्टेंस चलता है। सपोज दैट एंड पॉइंट ए पर पहुँच जाता है, ठीक है। आफ्टर दैट ये इधर की तरफ क्या करता है? एक डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है। सपोज दैट ये 1 मीटर ट्रेवल करता है एंड बी पॉइंट पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें डिस्टेंस कितनी होगी, तो डिस्टेंस की डेफिनेशन अभी पढ़ी ना, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। तो सबसे पहले अगर इसके एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ की बात करें तो पहला पाथ इसने ये ट्रेवल किया एंड सेकंड पाथ इसने ये ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस इसके कितनी हुई? 3 + 1 4 मीटर। बट यहाँ पर अपन बात करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या बताती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, या फिर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। बोथ आर सेम। देन वी कैन से ये हमारी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन थी और ये हमारी ऑब्जेक्ट की क्या थी? फाइनल पोजीशन थी। अगर हम इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को डायरेक्ट ऐसे ज्वाइन कर देते हैं ना, तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आती है डायरेक्ट ओ से ए तक बी तक पहुंचने की, इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अपन नाम देते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ गई? जैसे अगर हम बात करें तो डिस्टेंस इधर हमें 4 मीटर ट्रेवल करनी पड़ी। सपोज दैट ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी ये 2 मीटर ही थी, ठीक है। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2 मीटर आई ना ओ से बी तक पहुंचने के लिए, इसी को अपन क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बात समझ में आ गई आपको एकदम बढ़िया तरीके से, है ना। ये बात आपको क्लियर हो गई? आई होप इज इट क्वाइट क्लियर टू एवरीवन। चलिए तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी और प्रॉपर्टीज़ की। तो और प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या होती है? जैसे ये एक फिजिकल क्वांटिटी है वैसे डिस्प्लेसमेंट भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो भाई ये किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है हमें ये समझना है। तो अगर हम बात करें तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी,
ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा न हमेशा। तो 2-3 अगर हम लोग डिफरेंसेस की जो आगे बात करेंगे तो यही सारे पॉइंट हैं जो हम लोग डिफरेंसेस में यूज़ करेंगे। बात समझ में आती है? तो अगर आप यहाँ पे लर्न कर लेते हैं, इन सब चीज़ों को याद कर लेते हैं बढ़िया से, तो आपको डिफरेंस लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अच्छा, अब जब हमने क्वांटिटी की बात कर ली तो यूनिट की बात तो करेंगे ही करेंगे अपन। तो यूनिट क्या आएगी इसकी? तो यूनिट इसकी भी क्या होती है? मीटर होती है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में सिमिलरिटीज़ क्या होती है, तो बोलोगे इन दोनों की यूनिट सेम होती है। इसकी भी यूनिट मीटर होती है और इसकी भी यूनिट मीटर होती है। बात समझ में आ गई एकदम बढ़िया तरीके से। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एकदम बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर हो चुका है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। चलिए इसको नोट करिए, फिर अपन बात करते हैं डिफरेंसेस के बारे में। कुछ और डिफरेंसेस देख लेते हैं। ये तो हमारी डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज़ को हमने देखकर बताया, फिर और भी डिफरेंसेस को देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। और इससे पहले डिफरेंसेस को देखने से पहले आप इसको नोट करने के बाद एक नोट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नोट, है ना, NOTE, नोट। अब उस नोट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाते हैं जो आपको ध्यान में रखना है हमेशा, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो नोट में आप लोग लिखिए, आप लोग लिख सकते हैं, मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल, बट डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज, ठीक है, लेसर देन द डिस्टेंस ट्रेवल। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट, कि जो भी डिस्टेंस होगी वो हमेशा और हमेशा क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होगी, या फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। बट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी जो डिस्टेंस होगी, ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस, कभी भी लेसर नहीं होगी डिस्प्लेसमेंट से। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा और हमेशा डिस्टेंस से छोटा ही आएगा, कभी बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। यही पॉइंट मैंने आपको लिखवाया है। बात समझ में आ गई एकदम बढ़िया तरीके से। चलिए अब बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, चलिए तो हेडिंग डालिए आप लोग बेहतरीन से, एकदम प्यारी सी हेडिंग अपनी कॉपी में लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और एक तरफ अपन लिखेंगे डिस्टेंस और दूसरी तरफ बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। तो वो सारे पॉइंट तो आप लोग लिख ही लेंगे ना, जो मैंने बताया कि फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? इट इज़ अ एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, इज अ एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ओके। और इसमें आप क्या लिख सकते हो? इट इज़ अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज़ अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। थोड़ा राइटिंग तो अगर आपको प्रॉब्लम लग रही हो, ठीक है, तो मैं इसे और अच्छे से करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेरी होती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। बात समझ में आती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो ये क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। एंड ये क्या होती है? तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। बात समझ में आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसकी SI यूनिट तो मीटर होती है, वो तो सिमिलरिटीज हो गई। नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑलवेज बी पॉजिटिव। पॉजिटिव को अपन ऐसे लिखते हैं, ठीक है, या फिर आप पॉजिटिव की स्पेलिंग में लिख सकते हैं, लिख देते हैं पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव, कांट बी नेगेटिव, ठीक है। ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा और हमेशा डिस्टेंस आपको पॉजिटिव मिलेगी, और जीरो भी नहीं हो सकती, ठीक है। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि भाई अगर आप यहाँ से मान लीजिए अपने घर से स्कूल जाते हो, ठीक है, तो आप कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल तो करते हो ना, या फिर अपने घर से बाहर भी निकलते हो तो कुछ डिस्टेंस तो आपने ट्रेवल की ना, डिस्टेंस कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं होगी। बट अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो इट कैन बी नेगेटिव, कॉमा पॉजिटिव एंड जीरो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा आप लोग, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है मेरे भाई वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। बात समझ में आती है? और वेक्टर क्वांटिटी हमारी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। आगे बात समझ में? तो ये हमारे कुछ डिफरेंसेस थे, और अपन क्या लिख सकते हैं इसमें? बात समझ में आती है? और इसमें क्या लिखा जा सकता है? एक दो पॉइंट और बताइए। कि जो डिस्टेंस होती है, हम बोल सकते हैं डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस इज, या बोल सकते हैं ऐसे, डिस्टेंस कैन बी डिफरेंट, इट्स डिपेंड्स ऑन इट्स पाथ। ये किस पे डिपेंड करता है? मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है कि डिस्टेंस जो होती है वो डिफरेंट हो सकती है, वो उसके पाथ पे डिपेंड करती है कि उसका पाथ कैसा है। बट अगर हम बात करें कि किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रेवल किया गया जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ऑलवेज सेम होगा, तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज सेम,
ठीक है। अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन की बात करेंगे तो वहाँ डिस्टेंस अलग अलग हो सकती है, बट डिस्प्लेसमेंट कभी भी अलग अलग नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिफरेंस नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम रहेगा। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कुछ डिफरेंसेस थे हमारे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ठीक है, जो कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। कंसेप्ट अच्छा लग रहा है भाई तो लाइक करते रहना, वीडियो को शेयर करते रहना, ठीक है। ये मैं आपसे बार बार इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि भाई जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हो, ठीक है, तो मुझे अंदर से अच्छा लगता है, मुझे पता चल रहा है कि हाँ मैं जो आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरा जो मेहनत है वो मतलब काम आ रही है बच्चों को, है ना, वो उनको समझ में आ रही है चीज़ें, ठीक है। मतलब जब आप लाइक करते हो ना तो अंदर से खुशी सी होती है, तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा, तो मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने का मन करता है हमारा, ठीक है। और जब आप लाइक करते हो तो मुझे भी समझ में आ जाता है कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। बात समझ में आती है तो शेयर करके करना, लाइक करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, क्योंकि ब्रह्मास्त्र सीरीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है 9th क्लास के बच्चों के लिए, जो कि 9th क्लास में अभी एंटर हुए हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है, इसे अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा, ताकि आपका फाउंडेशन और बेहतरीन तरीके से बन सके, ठीक है। देन अब हम लोगों ने सारे टॉपिक्स को पढ़ लिया है, जैसे हमने डेफिनेशन को भी पढ़ लिया, रेस्ट एंड मोशन की पोजीशन को भी पढ़ लिया, हमने टाइप्स ऑफ मोशन को भी पढ़ लिया, ओरिजिन देख लिया क्या होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर ली, डिफरेंस भी देख लिया इन दोनों के बीच में। अब अपन बात कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की, ओके। तो इसे आप लोग नोट कीजिए, देन अपन न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो अब अपन देख लेते हैं एकदम बेहतरीन से न्यूमेरिकल को, है ना। हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, चलिए इसको पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या पूछा गया। जो हमने दो फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, उसी को लेकर इसमें बात की गई है, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो क्या बोला जा रहा है, तो अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पार्ट, व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज, ठीक है। आपको कुछ कंडीशन दी हुई है। पहला बोला जा रहा है कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन, कंप्लीट हाफ रिवोल्यूशन, कंप्लीट क्वार्टर रिवोल्यूशन, ओके। यानी आपसे बोला जा रहा है कि आपको एक सर्कुलर पाथ दे दिया गया। सपोज दैट आपके पास एक ऐसा ग्राउंड है जो कि सर्कुलर है, आपके पास कैसा ग्राउंड है, एक सर्कुलर ग्राउंड है इस तरीके से, ठीक है। और आपसे बोला जा रहा है इसमें अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो जब वो 1 रिवोल्यूशन अपना कंप्लीट कर लेती है तब वो कितनी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी, जब वो हाफ रिवोल्यूशन करती है तो वो कितना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी, एंड जब वो क्वार्टर रिवोल्यूशन करती है तब वो कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी। मेरी भाई बात समझ में आती है। तो ये रहा हमारा एक सर्कुलर पाथ। तो जैसे हम बात करें तो सर्कल का होता है सेंटर, सपोज दैट इट इज अ सेंटर, ठीक है। ये हमारा सेंटर है सर्कल का, और यहाँ पर हमारी कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए, ये ए ऑब्जेक्ट की पोजीशन है जो कि सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल कर रहा है। ये क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अब ये जब सर्कुलर पाथ पर ट्रैवल कर रहा है तो बोला जा रहा है जब ये कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है तो ये कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो भाई अगर हम बात करें तो जो डिस्टेंस होगी किसी भी सर्कल की, उसको अगर हमें पता करना है तो किसी भी सर्कल में जो डिस्टेंस होगी, यानी कि जब वो कोई भी ऑब्जेक्ट कंप्लीट रिवोल्यूशन कर लेगा सर्कुलर पाथ पर, तो उसकी जो डिस्टेंस होगी वो बराबर होगी उसकी सर्कमफ्रेंस के। बात समझ में आती है, सर्कमफेरेंस के बराबर होगी कि नहीं होगी। और सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, क्या होता है 2πr। अगर हमें ऑब्जेक्ट की रेडियस गिवन है तो सबसे पहले हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये जो सेंटर से जो हमारी रेडियस है ऑब्जेक्ट की वो r है, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट रहा और ये जो डिस्टेंस हमारी दी हुई है सेंटर से वो r है, तो इसको अपन रेडियस कंसीडर करके चलेंगे। और रेडियस होती है, कंसीडर क्या करेंगे मेरे भाई, क्योंकि सेंटर से लेकर किसी भी ऑब्जेक्ट की सर्कमफ्रेंस पे प्रेजेंट अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेवल करेंगे, सॉरी डिस्टेंस मेजर करेंगे सेंटर से, तो हम बोलेंगे क्या कि वो उसकी रेडियस होगी। तो अगर हम ये सपोज करते हैं कि सेंटर से इसकी रेडियस r है, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर ये 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है, ठीक है, तो फर्स्ट जो कंडीशन है इसमें क्या बोलेंगे, आफ्टर 1 रिवोल्यूशन डिस्टेंस विल बी, डिस्टेंस क्या होगी हमारी, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है 2πr, और हमने रेडियस का सपोज किया कैपिटल R, तो इसकी रिवोल्यूशन के बाद जो इसकी डिस्टेंस आएगी कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद वो कितनी आ जाएगी 2πr, ठीक है। और ये हमारी मीटर में आ जाएगी, इतनी डिस्टेंस इन्होंने ट्रेवल की है। जो भी यूनिट दी होगी उस यूनिट में आ जाएगी। अगर रेडियस मीटर में दी होगी तो डिस्टेंस मीटर में आएगी, अगर सेंटीमीटर में दी होगी तो सेंटीमीटर में आएगी। बातें समझ में आ गई आपको। तो यहाँ पर आप अभी स्टैंडर्ड यूनिट ना लिखकर यूनिट लिख दीजिए। बात समझ में आ गई। चलिए अब अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। तो अगर हम बात करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेट करता है, मतलब सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल करता है और इस ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है और ए पॉइंट से चलते ये फिर से उसी ए पॉइंट पे आ जाता है, तो इस ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल पोजीशन थी वो भी यही थी और जो फाइनल पोजीशन थी वो भी यही थी। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम होती है तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होता है मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा जब कोई भी ऑब्जेक्ट कंप्लीट रिवोल्यूशन करेगा, ठीक है। सेकंड पार्ट की अपन बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है, कंप्लीट हाफ एंड रिवोल्यूशन, यानी कि जब यही ऑब्जेक्ट हाफ रिवोल्यूशन करता है तो वो कितनी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। तो सपोज दैट हाफ रिवोल्यूशन में ये इस पॉइंट तक पहुंचा होगा, पॉइंट बी तक पहुंचा होगा। तो अगर हम पॉइंट बी की बात करें तो इसने आधी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। हाफ रिवोल्यूशन का मतलब, कंप्लीट रिवोल्यूशन का मतलब सर्कम की सर्कमफ्रेंस के बराबर उसने डिस्टेंस ट्रेवल की, बट अगर हाफ रिवोल्यूशन का कहें तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस का आधा डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया है। तो अगर हम हाफ रिवोल्यूशन की बात करें तो अपन की डिस्टेंस जो आएगी वो क्या आएगी, सर्कमफ्रेंस का आधा आएगी। यही तो बोलेंगे, सर्कमफ्रेंस का हाफ हो जाएगी। तो सर्कमफ्रेंस हमारा कितना था, 2πr/2। तो अगर हाफ रिवोल्यूशन होगा तो डिस्टेंस कितनी कवर होगी, πr, ठीक है, यूनिट।
बात समझ में आ गई। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे देखो इसकी इनिशियल पोजीशन कुछ और है और फाइनल पोजीशन कुछ और है। तो अगर अपन बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो डिस्प्लेसमेंट में अपन क्या लिख सकते हैं, तो अगर हम बात करें तो ये रही इसकी इनिशियल पोजीशन और ये रही इसकी फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो यही तो होगी इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सीधे सीधे ए एंड बी पॉइंट को मिला दो, तो भाई देखो यहाँ से इस सेंटर तक की डिस्टेंस आर है और इस सेंटर से इस पॉइंट बी तक की डिस्टेंस भी आर है। तो अगर हम इन दोनों आर को ऐड करेंगे तो हमारे पास आर प्लस आर डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 2r। बात समझ में आ गई, इतना यूनिट डिस्प्लेसमेंट वो ट्रेवल करेगा जब ये हाफ रिवॉल्यूशन करेगा। क्या आपको दिख रहा है ये चीज बढ़िया से, एकदम अच्छे से दिखाई दे रहा है ना। चलिए बढ़िया। अब हम थर्ड केस की बात कर लेते हैं, ये दोनों केस आपको समझ में आ गए। चलिए तीसरे केस की बात करते हैं। थर्ड केस हमसे बोल रहा है जब हम क्वार्टर रिवॉल्यूशन करते हैं, तो मैं इसे रफ करता हूँ, आप लोग पॉज करके नोट कर लेना वीडियो को, ओके। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जब क्वार्टर रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। क्वार्टर रिवॉल्यूशन का मतलब होता है इस पूरे सर्कल का एक चौथा हिस्सा, सपोज दैट ये पार्ट ये कवर कर लेता है, तो यहाँ पर कहीं पहुंचा होगा। जब क्वार्टर पार्ट कंप्लीट करेगा तो यहाँ पर पहुंचा होगा। तो कंप्लीट जब वो पार्ट ट्रेवल करता है तो डिस्टेंस कितनी होती है, डिस्टेंस अपन की हो जाती है 2πr, है ना। जब कंप्लीट पे जब हाफ रिवॉल्यूशन करता है तो डिस्टेंस हो जाती है πr, ओके। एंड जब क्वार्टर रिवॉल्यूशन करेगा तो हम क्या करेंगे, टोटल सर्कमफ्रेंस का एक चौथा हिस्सा ले लेंगे। यानी अगर हम थर्ड कंडीशन की बात करें, आफ्टर क्वार्टर रिवॉल्यूशन, ठीक है, आफ्टर क्वार्टर रिवॉल्यूशन, ठीक है, रिवॉल्यूशन डिस्टेंस विल बी, डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस विल बी क्या हो जाएगी हमारी 2πr अपॉन में 4, यही तो होगी। तो 2 से ये कट जाएगा तो हम बोलेंगे πr/2। ये हमारी इतनी यूनिट हमारी क्या आ गई, डिस्टेंस जब क्वार्टर रिवॉल्यूशन होगा। अब हम बात कर लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है डिस्प्लेसमेंट के केस में, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है मेरे भाई। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम एक नया कंसेप्ट यूज करेंगे जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, जो आपने पढ़ रखी है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर क्वार्टर रिवॉल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अभी हमने बताया इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी। तो ये रही इसकी इनिशियल पोजीशन, ये रही इसकी फाइनल पोजीशन, इसके बीच की डिस्टेंस को अगर अपन मिलाएं ऐसे तो ये आ गई इसके बीच की डिस्टेंस। और हमारे पास कुछ ऐसा देखिए क्या बनना है, आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनना है। क्या राइट एंगल ट्रायंगल बनना है क्या, अगर हम इस ओरिजिन को O माने तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल AOC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। और अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ अपन पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो ये ध्यान से देखिए, सेंटर से ये रेडियस R, सेंटर से ये रेडियस R, ठीक है। अगर ये R है, ये R है, तो यहाँ देखिए परपेंडिकुलर R है, बेस R है, तो हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेंगे, यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू √2r स्क्वायर। तो यहाँ से r स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आएगी, √2r यूनिट। ये हमारा क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा आफ्टर क्वार्टर रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो आई होप इज इट क्वाइट क्लियर टू एवरीवन, इफ इट इज क्लियर देन प्लीज नोट डाउन, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ये बेहतरीन सा न्यूमेरिकल था, बड़ा ही प्यारा न्यूमेरिकल था, ठीक है। तो आप लोग इस पर बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। इस टाइप का न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर को बस इतना ही रखते हैं, आगे मिलते हैं अपने मोशन चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर से बोल रहा हूँ मेरे भाई, शेयर कर देना, ओके। तो बार बार इतना बोलता हूँ तो एक बार शेयर कर दिया करो, है ना। तो इसको शेयर कर देना। तो कोई भी क्वेरी या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दस विदानिया, बाय बाय स्टूडेंट्स।